शुरुआत होती है गेल्डोनिक की आवाज से, जो भूतों की बात करती है। भूतों से उसका मतलब मरे हुए लोगों की यादें है। गेल बताती है कि हर ग्रह के हर घर में मरे हुए लोगों के भूत होते हैं, यहाँ तक कि सम्राट के महल में भी, जो खुद सम्राट को भी सताते हैं। गेल का मतलब हैरी सेल्डन से था। वो तो मर चुका है, मगर उसका डर अभी भी साम्राज्य को सता रहा है। चलिए अब कहानी को 400 साल पीछे ले चलते हैं। दोस्तों याद रहे, ये साम्राज्य 12,000 सालों से राज कर रहा है। स्टार ब्रिज के तबाह होने से पहले ये इनका सुनहरा दौर था। जेनेटिक डायनेस्टी यानी कि क्लोनिंग की बुनियाद क्लियोन नामी सम्राट ने रखी थी। जो कहानी हमने देखी उससे 400 साल पहले ही इन क्लोन्स की शुरुआत हुई थी। तो 400 साल पहले हमें वो असली सम्राट दिखाया जाता है, क्लियोन द फर्स्ट, जो अब काफी बूढ़ा हो गया था, मरने की कगार पर था। ये वो समय है जब स्टार ब्रिज अभी बन रहा था। क्लियोन ने शादी नहीं की थी, उसका कोई वारिस भी नहीं था, पर शायद यही वो चाहता था। असल में वो इस जेनेटिक डायनेस्टी को ही भविष्य बनाना चाहता था। हम क्लियोन को महल में देखते हैं, तभी डिमर्जल आती है। दोनों बात करते हैं कि उसकी मौत के बाद राज्य का क्या होगा। सम्राट क्लियोन स्टार ब्रिज को देख रहे होते हैं। डिमर्जल से कहते हैं कि मैं हमेशा ये सपना देखता था कि किसी दिन ये पूरा हो जाएगा। मैं और तुम आकाश से इस सबको देखते और अपनी महानता के किस्से सुनाते। काश इस ब्रिज को पूरा बनते हुए देख सकता मैं। उम्र के इस पड़ाव में किसी पर भरोसा करना भी मुश्किल है। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ डिमर्जल? तो डिमर्जल जवाब देती है कि मैं हमेशा साम्राज्य के लिए वफादार रहूंगी। क्लियोन कहता है कि हाँ, पर क्या ये साम्राज्य भी तुमसे वफादार रहेगा? बेशक तुम तो इसे दगा नहीं दोगी, पर किसी और का क्या भरोसा? तुम्हारे जैसों ने इस साम्राज्य की नफरत ही देखी है। इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि किसी कारण से क्लियोन ने शादी करने से इनकार किया था। इसीलिए राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके क्लोन्स बनाए गए, और क्लियोन के बनाए गए नियम के मुताबिक किसी भी क्लोन को शादी करने की इजाजत नहीं होगी, न ही वो बच्चे पैदा कर सकता है। मगर आने वाले एपिसोड्स में एक सम्राट इन उसूलों को बदल देता है। खैर, क्लियोन कहता है कि मैं मरने वाला हूँ डिमर्जल, और मैं सब कुछ बिखरा हुआ छोड़ रहा हूँ। तुम बस मेरी विरासत को संभाल लेना। अंत में हम देखते हैं कि डिमर्जल कहती है कि जो आपका सपना है वो पूरा होगा, और एक दिन हम इस महान राज्य को जरूर देखेंगे। वो उसकी कमर पर हाथ रखती है, जिसका साफ साफ मतलब यही हो सकता है कि शायद क्लियोन को डिमर्जल से प्यार था। यही वजह हो सकती है कि उसने कभी शादी नहीं की। इसके बाद क्लियोन द फर्स्ट मर गया और जेनेटिक डायनेस्टी यानी कि उन क्लोन्स की शुरुआत हुई। राज्य दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। समय गुजरता गया और 400 साल बाद हैरी सेल्डन जैसे इंसान ने साम्राज्य के तबाह होने की भविष्यवाणी की। फिर उसे जलावतन कर दिया गया। ये वो समय था जब वो विशाल स्टार ब्रिज भी तबाह हो गया था। लाखों करोड़ों ट्रेंटोर वासी उसमें मर गए। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड्स में जो कहानी हमने देखी उसमें स्टार ब्रिज तबाह हुआ था। फाउंडेशन वालों को ट्रेंटोर पर भेज दिया गया। यहाँ तक कि रेश ने सेल्डन को भी मार डाला, और गेल डॉर्निक स्लीपिंग पोड में शिप से अलग हो गई। तो अब ये कहानी 19 साल आगे आती है, जिसका मतलब कि हैरी सेल्डन के लोग ट्रेंटोर पर पहुंच गए हैं। जिस बच्चे सम्राट को हमने देखा था यानी कि डॉन, अब वो जवान हो चुका है, और डे सम्राट जो अब डस्क यानी कि बूढ़ा हो गया है, जो 19 साल पहले वाला डस्क सम्राट था, अब वो मरने के करीब है। इस एपिसोड के पहले हिस्से में हमें उनका ये लाइफ साइकिल दिखाया जाता है, और ये भी कि ये कितना मुश्किल होता है। महल के ऊपरी मंजिल में डिमर्जल क्लियोन द फर्स्ट के पुतले के सामने खड़ी थी। तब उसके पास सम्राट डस्क आता है, जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, और उसका अंतिम समय आ चुका है। स्टार ब्रिज के हादसे के बाद अब तक उसे दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि पिछली बार इसे बनाने में कई साल लगे थे, और उसका टूटा हुआ हिस्सा अब भी ट्रेंटोर के ऑर्बिट में है। डस्क को इस बात की चिंता है कि ये टुकड़ा एक दिन हम पर गिर जाएगा। डिमर्जल कहती है कि मुझे पता है कि आपको इस राज्य की चिंता है। आपसे पहले जितने भी सम्राट गुजरे, आप सबकी सोच एक दूसरे से अलग है। आपके पास आपके भाई है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, मगर क्लियोन द फर्स्ट के लिए ये समय बहुत मुश्किल था। उन्हें अपना राज्य एक छोटे बच्चे को सौंपना था, जिसने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था। सम्राट डस्क कहता है कि उनके पास तुम भी तो थी डिमर्जल, और वो तुम पर बहुत भरोसा करते थे। अब जब सम्राट डस्क आकाशगंगा के ग्रहों को देख रहा था, तब डे और डॉन उससे मिलने आए। हम देखते हैं कि डॉन अब बड़ा होकर डे के जैसे दिखने लगा है, और सम्राट डे डस्क के जैसे। बूढ़ा डस्क इनेक्रियन और तेजपेस ग्रहों की बात करता है। उसे आज भी लगता है कि उन्होंने उन दोनों ग्रहों के साथ जो भी किया वो सही नहीं था। उसे इस बात का भी डर है कि सेल्डन ने जो कहा था कहीं उसकी बात सच ना हो जाए।
सम्राट डे कहता है कि सेल्डन कब का मर चुका है और कुछ सालों में लोग उसका नाम तक भूल जाएंगे, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं भाई। सम्राट डस्क टूटे हुए स्टार ब्रिज की ओर देख रहा था। कहता है कि यही क्लियोन का सपना था जो हमारे होते हुए बर्बाद हो गया। इस पर सम्राट डे और डॉन बताते हैं कि भाई कि क्लियोन का सपना स्टार ब्रिज नहीं था, बल्कि उनका सपना तो हम थे जिस पर उसे नाज था। इसके बाद डस्क वहां से चला जाता है। उसके अंतिम संस्कार के लिए एक शाही पोशाक बनाई जाती है। डिमर्जल डस्क से कहती है कि तुम्हारे भाई तुम्हें एक आखिरी तोहफा देना चाहते हैं। शाम का खाना तीनों सम्राट एक साथ खाते हैं। फिर सम्राट डॉन और डे डस्क को अंतरिक्ष में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम आपकी याद में स्टार ब्रिज को दोबारा बनाएंगे। उसके आंखों के सामने ही टूटे हुए स्टार ब्रिज को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इन सम्राट के लिए ये काफी जज्बाती लम्हा था, क्योंकि इनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ यही है। आज डस्क की आखिरी रात थी। रात को वो डिमर्जल की एक धुन सुनता है। वो उस जगह जाता है जहाँ पर क्लोन्स बनाए जाते हैं। डिमर्जल उसे कहती है कि आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तो डस्क पूछता है कि क्या ये गाना तुमने मेरे लिए भी गाया था जब मैं जन्मा नहीं था। डिमर्जल उसे आराम करने को कहती है। जाते जाते डस्क ये कहकर चला जाता है कि मैं पहला नहीं हूँ जो अपने छोटे रूप को देख रहा है। कितना अजीब है ये कि मेरा ही एक रूप जन्म ले रहा है जबकि मैं मरने वाला हूँ। अगले दिन बूढ़े डस्क को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। नए क्लोन का जन्म हो चुका है जिसका नाम अब सम्राट डॉन रखा जाता है, जिससे डॉन का नाम अब डे और डे का नाम डस्क पड़ जाता है। जबकि बूढ़े डस्क को अब ये डार्कनेस कहकर बुलाते हैं। सम्राट डार्कनेस के जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस राज्य को संभालना अब एक बूढ़े क्लोन की बस की बात नहीं। डिमर्जल उसे एक रोशनी की तरफ ले जाती है। जैसे ही वो उसके नीचे खड़ा होता है, तेज रोशनी में ही उसका शरीर राख में बदल जाता है। तब डिमर्जल उसकी राख को नए डॉन के माथे पर लगाती है। आने वाले 30 साल में फिर ये जवान हो जाएगा और जो अभी डस्क है वो इस तरह मर जाएगा और एक नए क्लोन का जन्म होगा। इसी तरह इनका ये साइकिल चलता रहता है। इस सब को हुए 17 साल और बीत जाते हैं। मतलब कि कहानी 17 साल आगे आ गई। पिछले 2 एपिसोड्स में जो कहानी थी अब उससे हम 35 साल आगे आ चुके हैं। मतलब कि आज से 35 साल पहले ही हैरी सेल्डन और उसके लोगों को ट्रेंटोर पर भेज दिया गया। इनेक्रियन और थेस्पियन की सजा को 35 साल हो चुके हैं और अब हमारे सामने नए सम्राट है। वो बच्चा वो क्लोन जो 17 साल पहले जन्मा था, मतलब कि सम्राट डॉन अब वो बड़ा हो चुका है। डॉन के कहने पर मरे हुए डस्क की बनाई गई पेंटिंग्स को दीवारों से हटा दिया जाता है। इस महल में एक ऐसी जगह है जहां दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जाती है जो साम्राज्य के महान किस्सों को दर्शाता है। हर बूढ़ा सम्राट अपने दौर के कुछ किस्से दीवारों पर बना देता है। हैरी सेल्डन को मरे हुए 35 साल हो चुके हैं। 30 साल पहले उसके लोग टर्मिनस ग्रह पर आ चुके थे। एक वीरान सी दुनिया थी, सख्त मौसम था। हैरी के मरने के बाद फाउंडेशन की विरासत उसके लोगों ने संभाल ली थी। जो लोग इस कहानी में अहम है उन्हें अब जरा याद रखे। मारी हार्डेन और उसका पति अब्बास हार्डेन और इन दोनों की बेटी सेल्वोर हार्डेन, जिससे हम पहले भी मिल चुके हैं। लुइस भी उन्हीं लोगों में से है जो सेल्डन को बहुत मानता था। कह सकते हैं कि ये लोग एक तरह से द फाउंडेशन के लीडर भी है। गेल्डोर टर्मिनस पर नहीं पहुंच पाई। वो तो अभी भी अंतरिक्ष में तैर रही है। वो गहरी नींद में है और पता नहीं कितने सालों तक वो वहां रहेगी। खैर 30 साल पहले जब ये लोग यहाँ आए, इन्हें अपने लिए एक ठिकाना चुनना था। ये कई दिनों तक भटकते रहे। फिर इन्हें एक अजीब चीज देखी। पहाड़ी के ऊपर एक रहस्यमय संरचना थी जिसे ये वॉल्ट का नाम देते हैं। ये इनके आने से पहले था। जब ये लोग उसके करीब जाते हैं तो उस अदृश्य शक्ति की वजह से सभी बेहोश होने लगे, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये वॉल्ट उनके लिए खतरा है, इसलिए कोई भी उसके करीब नहीं जाता। ये से एक इशारा मान लेते हैं और उस वॉल्ट के करीब ही अपने घर बनाने लगे। वो जहाज जो इन्हें यहाँ लाया था उसी की मदद से ये इस जगह को आबाद करने लगे। यहाँ एक छोटा सा गांव बसा लेते हैं ये। हमें वो समय दिखाया जाता है जब सेल्वोर छोटी थी। वो बाहर बैठी बस उस वॉल्ट को ही देखे जा रही थी। तब उसके माता पिता अब्बास और मारी उसके पास आते हैं। सेल्वोर कहती है कि ये वॉल्ट कितना खूबसूरत है, पर अब्बास कहता है कि वो खतरनाक है बेटा। जिस पर सेल्वोर पूछती है कि आपको क्या लगता है उसके अंदर क्या हो सकता है। अब्बास कहता है कि हमें नहीं पता। तो सेल्वोर पूछती है कि फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो खतरनाक है जब आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर है क्या। याद रहे सेल्वोर हार्डेन कहानी का अहम हिस्सा है और सिर्फ वही एक है जो इस वॉल्ट के करीब जा सकती है, इसे छू भी सकती है और उसे कुछ भी नहीं होता। बाकी जो भी इंसान इसके करीब जाने की कोशिश करता है वो बेहोश हो जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, यानी कि 35 साल बाद जब सेल्वोर बड़ी हो चुकी है। वो यहाँ की वार्डन है
और वो हमेशा वॉल्ट के आसपास ही रहती है ताकि इंसानों को उससे दूर रख सके। वो गांव के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड लगाने में भी मदद करती है। ये एक कवच की तरह काम करता है क्योंकि ये टर्मिनस ग्रह आकाशगंगा के छोर पर है और यहाँ आसपास ऐसे बहुत से ग्रह है जो यहाँ हमला कर सकते हैं। और खुद टर्मिनस ग्रह पर भी कुछ ऐसे जानवर है जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अक्सर वो हमला करते रहते हैं। इन दिनों सेलवॉर्ट को ये पता चलता है कि वॉल्ट का जो डिफेंस सिस्टम है वो अदृश्य शक्ति वो अपना दायरा बढ़ा रही है, जिससे इन्हें खतरा हो सकता है। क्योंकि गांव पास में ही है, सेलवॉर्ट कवच को एक्टिवेट कर रही थी कि उसके पिता अब्बास वहां आते हैं। सेलवॉर्ट उसे समस्या के बारे में बता देती है, मगर वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब अपनी माँ को बताना चाहिए। सेलवॉर्ट अपनी माँ के पास आती है, जहाँ हम देखते हैं कि मारी अब एक टीचर भी है। वो बच्चों को पढ़ा रही है क्योंकि इनका मकसद इंसानी इतिहास और ज्ञान को सुरक्षित रखना है। सेलवॉर्ट अपनी माँ को उस वॉल्ट के करीब ले आती है और बताती है कि अगर वॉल्ट ऐसे ही अपना दायरा बढ़ाता गया तो हमें गांव खाली करना पड़ेगा। फिर मारी सेलवॉर्ट का बचपन याद करती है। वो कहती है कि जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तुम 4 साल की थी और तुम वॉल्ट के बिल्कुल नीचे खड़ी थी, जैसे वो कुछ भी नहीं हो। तुम्हें वापस लाने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई। इससे हमें ये पता चलता है कि सेलवॉर्ट मारी और अब्बास की अपनी बेटी नहीं है। सेलवॉर्ट कहती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वॉल्ट सिर्फ आप लोगों को ही नुकसान क्यों पहुंचाता है और मुझे क्यों नहीं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे ये मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। मारी कहती है कि इसीलिए तुम बाकी सबसे अलग हो, खास हो। मगर सेलवॉर्ट की बातों से हम जान पाते हैं कि फाउंडेशन के बाकी लोग सेलवॉर्ट को खास पसंद नहीं करते। सेलवॉर्ट को भी नहीं पता ऐसा क्यों है, मगर ये बाद में हम जान लेंगे। सेलवॉर्ट को फाउंडेशन पर खास भरोसा भी नहीं था। वो अपनी माँ से कहती है कि आप किसी ऐसे खतरे की तैयारी कर रहे हैं जो बहुत साल बाद आएगा, मगर मुझे लगता है कि खतरा बहुत करीब है और ये यही है हमारे आसपास। तभी फाउंडेशन में एक सौदागर अपना अंतरिक्ष यान लैंड करता है। अब कहानी में एक नया किरदार आ गया जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो एक सौदागर है। वो अलग अलग ग्रहों पर जाता है, सामान बेचता और खरीदता है। ह्यूगो एक थेस्पियन है। दोस्तों, अगर आप कभी थेस्पियन और इनेक्रियन में फर्क ना कर पाए तो जो डार्क स्किन वाले होते हैं थोड़े से सांवले, वो इनेक्रियंस होते हैं, जैसे अरब और एशियन। थेस्पियन गोरे होते हैं और इनकी आंखें भी नीली होती है। ह्यूगो के आते ही कुछ बच्चे उससे चीजें मांगने लगे, जिस पर ह्यूगो उनसे एक सौदा करता है कि तुम जहाज से सामान उतारने में मदद करो और बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इन्हीं बच्चों में एक छोटा लड़का पॉली भी है जो एक बार वॉल्ट के करीब गया था और सेलवॉर्ट ने उसे बचाया था। पॉली को भी याद रखे। ह्यूगो और सेलवॉर्ट एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो सेलवॉर्ट से मिलने जाता है और उसे अपने अंतरिक्ष के सफर के बारे में बताता है, जिसे हम जान पाते हैं कि सेलवॉर्ट को अंतरिक्ष में बहुत दिलचस्पी है क्योंकि वो कभी वहां जा नहीं सकती। फिर सेलवॉर्ट और ह्यूगो एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। रात में सेलवॉर्ट को कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए वो तैयार होकर बाहर देखने जाती है। वो वॉल्ट के करीब ही थी और उसे एक छोटे बच्चे की परछाई नजर आई। उसका पीछा करते हुए वो पुराने जहाज में पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक जानवर नजर आता है जिसे ये लोग बिशप क्लॉ कहते हैं। उसे डराने के लिए सेलवॉर्ट हवा में गोली चलाती है और जब उसकी नजर आसमान पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब नजर आया। जल्दी से वो ह्यूगो के पास आती है और जब दोनों उसे देखने जाते हैं उन्हें पता चलता है कि यह इनेक्रियन जहाज है। पिछले 30 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मीटिंग बुलाई जाती है। सेलवॉर्ट अपने लोगों से बात करती है। हमें पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 3 जंगी जहाज है। उनका मानना है कि शायद ये जहाज भटक गए हो, मगर सेलवॉर्ट कहती है कि वो जंगी जहाज है। वो ये भी कहती है कि इसका संबंध वॉल्ट से हो सकता है। कुछ दिन पहले वॉल्ट ने अपना दायरा बढ़ा लिया है और उसके अगले ही दिन हमें आसमान में इनेक्रियन जंगी जहाज नजर आते हैं। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? मुझे लगता है वॉल्ट हमें किसी खतरे से आगाह करना चाहता है। इस पर लुइस भड़क जाता है और कहता है कि तुम खुद को बहुत खास समझती हो, मगर तुम में कुछ खास नहीं, इसलिए हमें किसी प्लान के बारे में सोचना चाहिए। सेलवॉर्ट कहती है कि सेल्डन जा चुका है, आखिर आप लोग कब अपने लिए फैसला लेना शुरू करोगे? इस पर अब्बास कहता है कि टर्मिनस पर बगैर इजाजत के किसी का भी आना मना है। ये खुद सम्राट का आदेश है और अतीत में सम्राट ने थेस्पियन और इनेक्रियन ग्रहों के साथ जो भी किया, हो सकता है कि ये साम्राज्य से बदला लेना चाहते हो। इस पर लुइस कहता है कि फिर हमें साम्राज्य से ही मदद लेनी चाहिए क्योंकि हमारे पास जंग के लिए कोई हथियार नहीं है। इस पर सेलवॉर्ट वहां से जाने लगी। लुइस पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो सेलवॉर्ट कहती है कि हथियार देखने। अगर साम्राज्य की मदद आने से पहले हम पर हमला हुआ तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। अब ये जब एम्पायर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उनका संपर्क हो ही नहीं पाता। उन्हें पता चलता है कि अगर साम्राज्य से उनका संपर्क हो भी जाए तो उन्हें यहाँ पहुँचने में 40 घंटे लग जाएंगे, वो भी सबसे आधुनिक अंतरिक्ष यान में। इस पर मारी अपने कमरे में जाती है। सेलवॉर्ट उसके पीछे आई तो मारी उसके सामने प्राइम रेडिएंट रखती है, हैरी सेल्डन वाला।
सेलवॉर पूछती है कि ये क्या है, तो मारी कहती है कि ये हैरी के साइको हिस्ट्री पर बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर है। उसने डेटा को मैथ की शक्ल में स्टोर किया हुआ है। शिप पर इसे सिर्फ 2 लोग ही समझ पाते थे, एक हैरी सेल्डन और दूसरी गैल डॉर्निक। हो सकता है कि आज ये सब जो हो रहा है हैरी इसके बारे में जानता था और इसका जवाब इस प्राइम रेडियंट में मौजूद हो। वो सेलवॉर से कहती है कि तुम हमेशा से खास रही हो, क्या तुम इसे समझ सकती हो? सेलवॉर कोशिश करती है मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो ह्यूगो से मिलती है और उसे कहती है कि इनेक्रियंस यहाँ आने वाले हैं, तुम एक थेस्पियन हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। लेकिन वो नहीं मान रहा था, कहता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। सेलवॉर कहती है कि मुझे यहाँ अपने लोगों की रक्षा करनी है, तो ह्यूगो कहता है कि मैं भी लोगों की रक्षा करूंगा। अब रात में जब सेलवॉर फिर से जाग जाती है, वो दोबारा से वोल्ट को देखने गई, तब उसे कोई नजर आता है। उसका पीछा करते हुए जब वो पुराने शिप के अंदर जाती है तो देखती है कि बिशप को किसी ने तीर मारा है। सेलवॉर उसका तीर निकाल लेती है, तभी उसके पीछे कुछ लोग आते हैं। एक लड़की सेलवॉर पर तीर तान देती है और उसके हथियार लेने के बाद उससे पूछती है कि तुम कौन हो। सेलवॉर कहती है कि मैं यहाँ की वार्डन हूँ। ये ग्रह गैलेक्टिक साम्राज्य की मलकियत है और यहाँ पर किसी भी एनेक्रियन का आना मना है। तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड।